हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम सभी यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में पढ़ेंगे स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण के बारे में। तो बच्चों, नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। यानी नियोजित अर्थव्यवस्था का जो शुरुआती दौर था वह खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। यानी सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, उससे अधिक कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। यानी लेनिन के बाद पार्टी की कमान कौन संभाल रहे थे? स्टालिन। उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए काफ़ी कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी का अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुल्कों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुल्क कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेती के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। यानी जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। यानी अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुल्कों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी इन्हें कोलखोज भी कहा जाता था में काम करने का आदेश जारी कर दिया। यानी 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया। यानी इस फैसले से किसान नाराज हो गए और उन्होंने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। यानी क्या करने लगे? वे अपने जानवरों को समाप्त करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती थी। यानी जो सामूहिकीकरण का विरोध करते थे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला भी दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम
और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को तो या तो जेल में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया था। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय से बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। अब हम जानेंगे रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या था। तो बच्चों, बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप के समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉम्युनिस्टन यानी बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यानी विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस तथ्य को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। ठीक है बच्चों।